बड़सर विधानसभा क्षेत्र जब चुनाव हुए तो ऐसा लग रहा था कि बलदेव शर्मा पिछले 2 टर्मों से लगातार हार रहे हैं। इस बार उनकी धर्मपत्नी को टिकट मिला, कुछ करिश्मा जरूर होगा। परंतु एक बार फिर भाजपा के किले में सेंध लगाने वाले बड़सर विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल हमारे साथ हैं। पहला सवाल, सत्ता परिवर्तन हुआ, व्यवस्था परिवर्तन की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं। उस व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा लखनपाल क्यों नहीं बन पाए? पहली सरकार में तो आप सीपीएस भी रहे। देखिए, ऐसा नहीं है कि व्यवस्था परिवर्तन के हम अंग नहीं हैं। देखिए, एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कुछ मंत्री बनते हैं, कुछ अन्य पदों पर बैठते हैं, लेकिन बाकी जो काम होता है वो सारा सामूहिक तौर पर होता है और उसमें चर्चा परिचर्चा हम सभी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय करते हैं और विभिन्न मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है। तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि हम चाहे परोक्ष रूप से ना हो तो, लेकिन पर्दे के पीछे से हम सरकार के पूरे साथ हैं। व्यक्ति के जीवन की एक बड़ी बात होती है, कुछ बातों पर मलाल रहता है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को हमने देखा जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एक मंत्रालय जरूर जिला के हिस्से आता था। पूर्व में जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे, मंडी के पास मंत्री थे, कांगड़ा के पास मंत्री थे। क्या आपको एक वरिष्ठ विधायक होने के नाते ये नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के जिला के 1-2 मंत्री होने चाहिए थे? देखिए, अब ये मंत्री परिषद का गठन करना माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जो हमारा केंद्रीय हाईकमांड है उनके ऊपर हमने छोड़ दिया था। अब उन्होंने जो बनाए उसमें मलाल तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हर व्यक्ति को होता है, जब वो आदमी राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं कुछ ना कुछ बनूं। लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट हूं अपने उससे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का पूरा आशीर्वाद हमें मिल रहा है और जो भी हम उनको काम बताते हैं वो काम हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आदमी की सोच होती है अगर कुछ बने तो हम कुछ नया करें। तो हो सकता है अभी तो बहुत कुछ होने को बाकी है। आगे आने वाले समय में क्या पता नंबर लगी जाए, तो आदमी को हमेशा आशावान रहना चाहिए। आप जब पहली बार विधायक बने थे, सत्ता के गलियारों में एक चर्चा हुई थी कि बलदेव शर्मा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है, इसलिए लोगों ने लखनपाल को चुना। आप दूसरा चुनाव जीते, लोगों ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल उनकी रैली के पास से गुजरे, आपने पाँव छुए और वो आशीर्वाद कहीं ना कहीं जनता में काम कर गया, आप दूसरा चुनाव जीते। तीसरे चुनाव में इंद्रदत्त लखनपाल बड़ी कड़ी क्या मानते हैं कि वो किस वजह से चुनाव जीते हैं? देखिए, राजनीतिक उसमें देखा जाए, मैं अपने जीवन की बात बताता हूँ तो 40-42 साल का अरसा हो गया मुझे राजनीतिक जीवन में। जहाँ तक पूर्व जो हमारे मुख्यमंत्री हैं प्रेम कुमार धूमल जी, उनके आशीर्वाद की जहाँ तक बात है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उस समय नॉमिनेशन फाइल करके मैं बाहर आ रहा था और बलदेव शर्मा जी नॉमिनेशन करने जा रहे थे। प्रेम कुमार धूमल जी उनके नॉमिनेशन में भाग लेने के लिए आ रहे थे। वो कुदरती वहाँ पर उनकी गाड़ी रुक गई और मैंने उनके पैर छू दिए। तो उसमें देखिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना कोई बुरी बात नहीं होती और उन्होंने भी हमें बेस्ट ऑफ लक कहा। तो वो तो एक अपने कर्म भी होते हैं इंसान के। और जहाँ तक मैं अभी इस बारी की बात बताऊं तो इस बार काफ़ी मेहनत हमने करी। पिछली बार भी काफ़ी मेहनत करी थी, लेकिन उसमें मार्जिन काफ़ी कम रहा और उस समय बहुत से लोग पिछड़ गए थे। लेकिन बावजूद बड़सर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया गुजार करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे फिर ये प्यार मोहब्बत ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि ज़्यादा इच्छा ना करते हुए मैं हमेशा समाज सेवा की तरफ ज़्यादा अग्रसर रहता हूँ और मेरा ध्येय है राजनीति में आने का यही कि समाज के वो लोग जो बहुत पिछड़े हुए हैं, दयनीय हैं, उनके लिए कुछ कर सकूं। आपने प्यार मोहब्बत का जिक्र किया, राजनीति में करीबियां भी चलती हैं। सवाल मेरा आपसे ये है, जब चुनाव होने थे कुछ नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में गए, कुछ नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए। क्या लखनपाल से भी किसी ने संपर्क साधा कि आप हमारी पार्टी में आइए? किसी की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी में संगठन का आदमी रहा हूँ, कांग्रेस सेवा दल का। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझसे किसी ने भी संपर्क नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था आउटराइटली कि मैं कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। चाहे परिस्थितियाँ कोई भी हों, कैसी भी हों, उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, इंसान के कई बार सोचने को मजबूर होता है इंसान। जो राष्ट्रीय जो परिप्रेक्ष्य था चला हुआ है पूरे देश के अंदर, और जैसे साथ लगते पंजाब में जो एक हवा चली थी आप पार्टी की,
और अन्य राज्यों में जो है कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हार गई थी, तो बहुत से लोगों के मन में ये विचार आ गया था कि कांग्रेस पार्टी का उदय होना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो हमने 5 साल विपक्ष में रहकर मेहनत की थी और भारतीय जनता पार्टी को हर स्तर पर घेरा था और जो काम हमने जनता के बीच में जाकर किए उसका हमें फल मिला। तो ऐसा नहीं है कि हम आज अपने स्वार्थ के लिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं राजनीति में कोई किसी पद की लालसा से नहीं आया हूँ। मैं एक समाज सेवक के रूप में काम करना चाहता हूँ और यही मेरा ध्येय रहा है। जब मैं सीपीएस भी था तब भी मैं ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्र में ही रहता था, तो आज भी वही कर रहा हूँ। और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरी पार्टी में चला जाऊँ। सरकार को बने हुए लगभग 3 महीने होने वाले हैं। जब आप विपक्ष में थे, स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा बड़े जोरों से गरजता था। कभी आप कोरोना काल के दौरान सरकार की अव्यवस्था की बात करते थे, कभी आप अस्पताल में डॉक्टरों को लेकर लड़ाई लड़ते थे कि जितने होने चाहिए थे हैं नहीं हैं। अब आपकी सरकार है, अब आपके विधानसभा क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं क्या सुदृढ़ हो रही हैं? देखिए, अभी तो सुदृढ़ करने जरूरी है। मैं आज भी इस बात के ऊपर अटल हूँ कि जो लड़ाई हमने विधानसभा के अंदर विपक्ष में रहते हुए लड़ी, आज भी मैं उसको पूरी लड़ाई लड़ूंगा। और अभी जो है स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर, अभी डॉक्टर्स के ऊपर, क्योंकि पिछली सरकार ने कुछ किया ही नहीं। अगर किया होता तो शायद हमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत ना होती। ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, न मेडिकल कॉलेज में के बुरे हाल हैं, हमारे जो सिविल हॉस्पिटल है उसके बुरे हाल हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर उसके बुरे हाल हैं। जो डॉक्टर्स हमें चाहिए, मेडिकल स्पेशलिस्ट चाहिए, रेडियोलॉजिस्ट चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए, वो है नहीं है। और सारे हमारे आज भी रेफरल हॉस्पिटल बने हुए हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूरे संवेदनशील हैं और बजट सेशन के बाद इसमें अमूलचूल सुधार जो अवश्य होगा, ये मेरा मानना है। जब सरकारें बदलती हैं तो एक बात और कही जाती है कि कौन सा विधायक किसका करीबी है। वर्तमान में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार में मुकेश अग्निहोत्री की कम चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का तालमेल नहीं है। परंतु दोनों व्यक्तियों में से आप किसके करीबी हैं? देखिए, मैं तो सभी का करीबी हूँ। कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और कांग्रेस पार्टी का मैं सबसे करीबी हूँ। पहले जब राजनीति में मेरा पदार्पण हुआ था, मैं वीरभद्र सिंह जी का बहुत समर्थक रहा हूँ और उनके साथ मेरे बहुत एक पार्टी से उठकर जो है एक पारिवारिक संबंध थे और उन्हीं की वजह से हम राजनीति में आए। पार्षद बने शिमला में, 2 बार मैं बना, 2 बार मेरी धर्मपत्नी बनी, तो उनका आशीर्वाद रहा है। विधायक बना, उनका आशीर्वाद रहा। सीपीएस बना, उनका आशीर्वाद रहा। वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हम दोनों संजौली कॉलेज की उपज हैं। वो मुझसे जूनियर थे 2 वर्ष, मैं 2 वर्ष आगे पढ़ता था। वो राजनीति में मुझसे आगे थे क्योंकि वो कॉलेज टाइम से ही सक्रिय राजनीति में थे। हम जरा कॉलेज टाइम से थोड़ा 5 साल बाद राजनीति में आए, क्योंकि उस समय हम स्पोर्ट्समैन होते थे। सुखविंदर जी शुरू से ही राजनीतिक व्यक्ति थे, वो इलेक्शन लड़ते थे कॉलेजेस में। तो आज वो मुख्यमंत्री बने हैं, पहले तो उन्हें बधाई देना चाहूँगा और खुशी भी होती है कि कोई साथी ऊंची पोस्ट पर पहुँचे साधारण परिवार से निकलकर, तो खुशी भी होती है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं राजा वीरभद्र सिंह के साथ था तो आज उनके साथ नहीं हूँ। आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं चट्टान की तरह उनके साथ हूँ। और हमारी प्रतिभा सिंह जी अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी हूँ क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनके साथ भी हूँ। मैं पार्टी के जितने भी नेता हैं मैं सबके साथ हूँ और मेरा ये अपना अलग तरीका है राजनीति करने का। मैं किसी से भेदभाव नहीं रखता और मैं हमेशा पार्टी के बारे में सोचता हूँ कि अगर हम सब इकट्ठे हैं तभी पार्टी मजबूत है। सत्ता परिवर्तन के बाद जो दूसरी बड़ी चुनौती नेताओं के सामने आती है वो हैं तबादले। खास तौर पर उसमें भी अगर हम विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग के कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो पिछली सरकारों में बदले होते हैं। आप इस दबाव को किस तरह से कम करने का प्रयास करते हैं? क्योंकि अगर एक का तबादला होगा दूसरा नाराज होगा, दूसरे का नहीं होगा तीसरे वाला नाराज हो जाएगा। इस स्थिति में आपकी किस तरह की परिस्थितियां रहती हैं, किस तरह का तालमेल रहता है? देखिए, ये तो दबाव हर राजनीतिक दल के ऊपर होता है और जब सत्ता परिवर्तन होता है तो जो कर्मचारी लोग होते हैं वो हर तरफ से जो करीब होने के लिए अपनी गाथा गुनते हैं और उसमें कोई ऐसा दबाव को स्ट्रीमलाइन करना वही तो अपना काम है। और नाराज़ तो होते हैं जब जहाँ एक पोस्ट के ऊपर 5 लोग जो है उसको चाहते हो कि मैंने भी यहाँ जाना, मैंने भी यहाँ जाना। तो चुनौती भरा काम तो बहुत है, क्योंकि जहाँ एक व्यक्ति को आप पोस्ट करेंगे तो 5 लोग नाराज़ होंगे। तो नेचुरली वो तो फिर
सहन करना पड़ता है। और अभी इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास एक निर्धारित जो है पद है, उसी के ऊपर अब व्यक्ति ने आना है। तो जब विवेक से कभी किसी को किसी का काम हो जाता है, तो उसमें दूसरे लोग नाराज़ हो जाते हैं कि ये दूसरे दल का था, आपने इसका काम कर दिया। कई बार परिस्थितियाँ भी देखनी पड़ती है। किसी के घर में कोई बीमार है, या कोई अपंग है, कोई शुगर का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है, तो उस प्रकार से भी परिस्थितियों के अनुसार ये उस समय उचित नहीं लगता कि ये अन्य दल का है और ये बीमार व्यक्ति है या इसके घर में समस्या है, तो उसको भी कॉपरेट करना पड़ता है। तो मेरा शुरू से ही ऐसा रहा है कि हर व्यक्ति को उसकी परिस्थितियों के अनुसार एडजस्ट करना चाहिए। और बहुत से लोग हैं, और हर जो टीचर लॉबी है तो चाहती है कि हम घर से दूर ही ना जाएं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 6-6 साल से पहाड़ों में हैं। बहुत सी ऐसी हमारी महिला अध्यापक भी हैं जो 5-5, 6-6 साल से बाहर हैं, बच्चों के साथ हैं। तो उनको देखकर थोड़ा लगता है कि इनको अपने क्षेत्र में लेकर आएँ। प्राथमिकता रहती है महिलाओं के प्रति, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है महिलाओं का रोल जो है अपने परिवार के प्रति होता है। पति को भी देखना है, सास ससुर को भी देखना है, अपने माता पिता को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। तो सरकार से भी मेरा यही गुजारिश रहेगी, खासकर महिलाओं के प्रति, कि महिलाओं को वो इतनी दूर ना भेजें। वो कोई ऐसा प्रबंध करके उनको घरों से 10-15 किलोमीटर से दूर नहीं होनी चाहिए महिलाएं, क्योंकि उनके साथ बहुत सी जिम्मेवारियां रहती हैं। पुरुष व्यक्ति तो कैसे भी मैनेज कर लेगा, लेकिन महिलाओं को तो बहुत दिक्कत आती है। कई जगह क्वार्टर्स नहीं मिल पाते, कई जगह परिवहन व्यवस्था नहीं होती, असुरक्षा की भावना बनी रहती है। हमारा प्रदेश तो फिर भी शांत प्रिय प्रदेश है, लेकिन फिर भी महिलाओं के प्रति हमें जो है सजग रहना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की बहुत बातें करते हैं अपने राजनीतिक भाषण में। हम हमेशा कहेंगे नारी शक्ति है, ये है, वो है, लेकिन जब नारी शक्ति के लिए अगर कुछ करना है तो हमारी पॉलिसीज जो हैं वो थोड़ी अलग हटकर होनी चाहिए। आपकी सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को बंद किया। आपके ही पूर्व के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल स्थानीय भाषा में कह रहे थे, जे जुआ पैया न तखिन नहीं फूक दे। आप इस वक्तव्य पर अपनी स्थानीय भाषा में क्या उत्तर देंगे? देखिए, जब जुएँ पड़ जाती है ना खिंद में, तो उनको पहले तो ठिकाने लगाने की कोशिश की जाती है कि कोई दवाई वगैरह छिड़क दी, कुछ कर भी चली जाएं। लेकिन जब नहीं जाती तो फिर उनको जलाना ही बेहतर होता है। और ऐसे बहुत से उदाहरण रहे हैं कि अब देखिए, अब जब पशु को उसमें गौशाला में या उसमें बंधा होता है, तो उनको वहाँ पर पिस्सू पड़ जाते हैं। तो क्या करते हैं फिर? पिस्सू भगाने के लिए धुआं लगाना पड़ता है, आग जलानी पड़ती है, फिर भागते हैं। प्रेम कुमार धूमल जी बहुत परिपक्व नेता हैं, लेकिन इस तरह की बात उनको शोभा नहीं देती। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि उनके चलते उन्होंने वहाँ वो संस्थान खोला तो तब वहाँ भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार का दोषी हम किसी को नहीं बोल सकते, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ बैठे हुए हैं, जिनके नाक के तले ऐसा भ्रष्टाचार हुआ, सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो उनको देखें कि उनके संस्थान सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ढील रही होगी, तभी ऐसा हुआ ना। और जिस महिला के ऊपर वो आरोप लगे हैं, वो पहले से ही ऐसे कार्यों में संलिप्त पाई गई है। फिर उसको ऐसी जगह में बिठा दिया गया जहाँ पर सीधा जो है बच्चों के भविष्य की बातें थी। तो उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। और कोई संस्थान अगर उसको भंग किया है, बंद नहीं किया है सरकार ने, और उसके ऊपर जब इंक्वायरी हो जाएगी, हम ये भी समझते हैं कि बहुत से बच्चे हमसे मिलते हैं कि हमने पेपर दिए, हमारा क्या होगा। मेरी मुख्यमंत्री महोदय से भी बात हुई थी कि आप इसके ऊपर जल्दी से निर्णय लेकर इसके बारे में बात करें। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने उसको हमेशा के लिए भंग कर दिया या बंद कर दिया। भंग करने एक अलग, सस्पेंड करना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको दोबारा से पुरानी फॉर्म में लाने के लिए कुछ उसमें मूल चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है आइंदा, ताकि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो। हर नेता का कोई ना कोई राजनीतिक गुरु होता है। आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? देखिए, मेरे राजनीतिक गुरु तो राजा वीरभद्र सिंह हैं। वो हमारे दिल में उनकी अमिट छाप है, वो रहेंगे। उनके लिए बहुत आदर था हमारे मन में। हालांकि हमने भी उनसे कोई ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं लिया, लेकिन उनकी जो कार्यशैली थी, उनका कार्य करने का तरीका था, उनके हम कायल थे। और तो उनके साथ चाहे बुजुर्ग थे हमारे, तो अपने माता पिता की तरह उनकी पूजा करते थे हम। तो वो हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं। बाकी वर्तमान परिदृश्य में अब मुख्यमंत्री हमारे जिला से हैं, उसकी हमें खुशी भी है, साथी भी हैं, तो आज उनके साथ हैं।
संवाद भारत के राजनीतिक संवाद में हमारे साथ बड़सर विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल थे। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।